चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पीछे पढ़ी है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका उपयोग क्या है दैनिक जीवन में हमारे, वो यहाँ से आप सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी अभी बची हुई है वो चूँकि 30% रिड्यूस सिलेबस के कारण हटा दी गई है, इसलिए अभी उसको नहीं पढ़ाया जा रहा। विद्यालय खुलने पर इसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऊंचाई और दूरी को हम लोग मापन करेंगे उनका, और साथ ही साथ कोण का भी ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें केवल एक एक्सरसाइज है आपकी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। जैसे पहला है आपका उन्नयन कोण क्या होता है, दूसरा है अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन और अवनमन ये दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो उन्नयन कोण जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण तब बनता है जैसे हमारे आंख के ऊपर कोई वस्तु होती है। हमारे आंख का स्तर ये है, ये हमारे आंख का स्तर है। हमारी आंख के स्तर से कुछ कोई वस्तु ऊपर है तो हमें अपनी आंख की पुतली को या फिर आंख के पलकों को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। तो जब हमें इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है तो उन्नयन कोण बनता है। और जब हमें आंख की पुतली को नीचे की ओर दिखाना पड़ता है, जैसे जमीन में रखी किसी वस्तु को हमें देखना है, अपने आंख के स्तर से नीचे की किसी वस्तु को देखना है तो हमें आंख को झुकाना पड़ता है, और इस तरीके से जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। इसकी डिफिनीशन पे यहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में इसकी डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है आपसे परीक्षाओं में। केवल आपको पता होना चाहिए कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है, और प्रत्येक फिगर में आप अवनमन कोण और उन्नयन कोण पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, एक यहाँ पर वस्तु है और प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है। जो भी देखने वाला व्यक्ति है उसकी आंख यहाँ पर है। अब अगर वो यहाँ सामने देखता है तो उसको आंख उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वस्तु जो है उसकी आंख की क्षैतिज रेखा है, वस्तु जो है उसकी आंख की क्षैतिज रेखा से क्या है, ऊपर है तो उसको आंख उठाना पड़ रहा है, और अब आंख उठा करके उस वस्तु को देखना है। इस लाइन के द्वारा वो रेखा को देख रहा है। लाइन ऑफ साइट में दृष्टि रेखा कहलाती है। अब देखिए ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, क्योंकि इसने अपने नयन, यानी नयन मतलब क्या होता है, नेत्र। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उन्नयन और अवनमन में। उन्नयन में आप देखिए नयन, नयन मतलब नेत्र, उन्नयन मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं आपको ऊपर करना, से मतलब ऊपर। तो नयन को आपको ऊपर करना है, नेत्रों को आपको ऊपर करना है, तो उन्नयन कोण बनता है। यहाँ पर जो कोण आपके ये कोण जो बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। इसके विपरीत जो अवनमन कोण की बात आती है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए प्रेक्षक की आंख है, ये क्षैतिज रेखा है। अगर यहाँ कोई वस्तु होती तो उस प्रेक्षक को अपनी आंख नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वस्तु कहाँ पर है, इसके आंख की जो क्षैतिज रेखा की स्थिति है उससे नीचे है, तो उसके नीचे होने के कारण उसको पलकें झुकाने पड़ती है, आंख को झुकाना पड़ता है, और ये झुकाने पर ये आपकी दृष्टि रेखा तैयार हो जाती है। ये यहाँ पर क्या है, दृष्टि रेखा है। इस दृष्टि रेखा से प्रेक्षक जो है इस वस्तु को देख रहा है। तो इस दृष्टि रेखा ये है और ये क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वहां पर, ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। इसको याद करने के लिए आपके पास देखिए अवनमन, नमन करते हैं, जब भी हम किसी को नमन करते हैं तो झुक करके ही नमन किया जाता है, कहीं किसी को इस प्रकार से ऊपर उठा करके गर्दन को हम नमन नहीं करते। तो नमन करने का मतलब हम झुकते हैं, झुकने का मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, नयन को झुकाना है, अपने नेत्रों को झुकाना है। जैसे ही आप झुकाते हैं तो वहां पर कौन सा कोण बन जाता है, अवनमन कोण। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो एक बार फिर से हम आपको इसको रिपीट कर देते हैं। उन्नयन कोण में हमें आंख की जो हमारी क्षैतिज स्थिति है
यदि हमें कोई ऊपर की वस्तु देखनी है तो हमें आंख ऊपर उठानी पड़ती है, और यदि हमें किसी नीचे वस्तु को देखना है तो हमें आंख झुकानी पड़ती है। जब हम आंख ऊपर उठाते हैं तो उन नयन, और जब आंख नीचे करते हैं तो अव नमन कोण हमारे पास बनता है। तो इन दोनों चीजों को जानना आवश्यक है। अब इस साइज में आपको पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस साइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी आपके लिए कि आप क्वेश्चन देखिए, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ दिए जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब उसको आपको तब तक पढ़ते रहना है जब तक उसका पूरा जो भी बात उसमें बताई गई है वो आपके सामने, आपके दिमाग में उसका चित्र जो है अंकित ना हो जाए, तब तक आपको उसको पढ़ते रहना है। हर एक वर्ड टू वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत रहती है यहाँ पर, और पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते जाएंगे। यदि आप इस प्रकार से फिगर सही बना पाते हैं तो मान लीजिए आपने 1/3 काम कंप्लीट कर लिया। कि जिस ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि तो वो फिगर ही नहीं बना पाते हैं या फिगर गलत बन जाता है उनका। अब अगर फिगर गलत बना हुआ है तो आज के जो भी सोल्यूशन है, आपको जो भी हल आप करते हैं वो भी आपका गलत ही आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 1/3 काम आप तब कंप्लीट हो जाता है जब आप एक सही फिगर बना पाते। और सही फिगर बनाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी समझ और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ करके हम फिगर बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अब इस डोर के बारे में बताया गया, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से तनी हुई मतलब यह है जैसे लोग कभी डोर बांध देते हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो डोर थोड़ा इस प्रकार से हो जाती है, तो इस प्रकार से डोर नहीं, वो सीधे सीधे एक सरल रेखा के रूप में है, तो वो तनी हुई डोर। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिगर हमने कहा, फिगर हालांकि ये क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में फिगर बना हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये AB जो है वो खंभे को निरूपित कर रहा है। इस खंभे से ये एक डोर बंधी हुई है जो जमीन पर जुड़ी हुई है, और इसी डोर पर जो सर्कस का कलाकार है वो चढ़ा। आप यहाँ देख सकते हैं कलाकार को हमने दिखाया है आपको, और ये डोर के माध्यम से, इस डोर की जो लंबाई वो कितनी है 20 मीटर। तो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, अब भूमि स्तर यह है, ये भूमि का स्तर है, ये आपकी डोर है, तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया जाए कोण ये 30 अंश है का हो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात। तो हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। यहाँ पर एक खंभा है AB के द्वारा निरूपित किया जा रहा है, BC आपको भूमि स्तर को बता रहा है, AC आपका डोर, और ये वाला कोण है। अगर आप इस C बिंदु से देखें, यहाँ शिखर के बिंदु A को देखें, तो आपको अपनी आंख क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, अर्थात 30 अंश का जो कोण यहाँ पर बन रहा है वैसा कोण है उन्नयन कोण है। अब आइए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने जैसा लिखा हुआ है उपयुक्त चित्र में समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए खंभा जो है, वैसे कि आप भले ही मान लें कि नहीं खंभा झुका हुआ खड़ा हो सकता है या कैसे भी खड़ा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जब भी खंभा हो, पेड़ हो या कोई भी ऐसी वस्तु खड़ी होने की बात जब भी आएगी तो उसको हम ऐसा मानकर चलेंगे तो बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है, अर्थात जमीन के साथ में वो समकोण बना रहा है, 90 अंश कोण बना रहा है। ठीक है, ये प्रश्न में बताया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान करके ही चलेंगे वो सीधे खड़ा है। और यदि उन्होंने बताया होगा क्वेश्चन में कि नहीं सीधे नहीं खड़ा है, किसी कोण के साथ में झुका हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पहले से ही बता दिया जाएगा। जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक आप उसको सीधा अर्थात 90 अंश कोण मान करके चलेंगे। तो खंभा जो है वो 90 अंश कोण बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो B पर कोण कितना है 90 अंश का। कोण C जो है आपको यहाँ बताया गया था कितना है 30 अंश के बराबर। कर्ण AC, अब देखिए 90 अंश के ठीक सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो AC क्या कहलाएगी कर्ण, जो कि 20 मीटर लंबा है। तो कर्ण AC डोर को ये डोर पर निरूपित करती है, तथा AB जो AB है ये खंभे को प्रदर्शित करता है। तो हमारे फिगर में कौन सी चीजें, कौन सी रेखाएं, कौन से बिंदु किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, इस संक्षिप्त जानकारी आपको क्वेश्चन की शुरुआत जब आप हल करते हैं तो वहां लिख देंगे। बहुत डिटेल में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, संक्षिप्त में आपको
बात लिख देनी होती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पढ़ करके समझ जाए कि आपने किस चीज को क्या माना, इससे प्रेरित करा। तो आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को हल करना। क्योंकि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने देखा सबसे पहले जो कोण आपको ज्ञात है, इसके ठीक सामने भुजा कौन सी है, तो कोण सी के ठीक सामने भुजा है AB, तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई AB। इसलिए अगर हम कहेंगे कोण सी के लिए लंब भुजा कौन सी है, तो लंब क्या कहलाएगी, AB कहलाएगी, क्योंकि लंब जो सामने भुजा पड़ती है उसी को हम लंब कह देते हैं। तो अगर ये लंब है तो फिर ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये तो कर्ण पहले से ही मालूम है 90 अंश के सामने वाले भुजा कहलाता है। तो अब यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक का। एक उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें प्रयोग करना है और अपना जो भी हमें ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करना है। अब हमें क्या चीजें ज्ञात हैं और कौन सी भुजा ज्ञात है और कौन सी भुजा ज्ञात नहीं, उसको देखो, तो उस तभी पता चलेगा कि आपको किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है। हमें जो ज्ञात है वो क्या है, कर्ण, और जो ज्ञात करना है इस कोण के लिए वो है AB, और AB क्या है, कोण सी के लिए लंब। तो लंब और ये कहां हो गया, कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात आता है या तो साइन में आता है या तो साइन का व्युत्क्रम जो आपको कॉसेक होता है। तो चाहे आप साइन का प्रयोग करें या चाहे कॉसेक का प्रयोग करें, ठीक है, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन का प्रयोग किया, साइन C, और साइन C बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। आप लाल बटे कक्षा से याद कर सकते हैं, इसको लोगों को याद ना हो, याद कर लेंगे, लंब बटे कर्ण। अब C के लिए लंब क्या, AB, और कर्ण क्या है, AC, AB बटे AC, और C कितना है, 30 अंश, तो यहाँ क्या लिख दिया गया, 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर AB बटे AC आ गया। साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान याद होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। जब तक वो याद नहीं होंगे तब तक यहाँ पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। AB बटे AC कितना था आपको, 20 मीटर था, हमें तो AB ज्ञात करना है। अब देखिए इधर बटे में है, जो भाग कर रहा है 20 जो है भाग में है, तो हो जाएगा गुणा में, 1 बटे 2 गुणा 20, 2 से कैंसिल कर दिए, 10 आ गया। AB बराबर कितना आएगा, 10, अर्थात AB की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। अब मीटर भी क्यों लिखा गया मात्रक में, क्योंकि देखो यहाँ पर जो लंबाई डोर की लिखी गई वो भी मीटर में लिखी गई, तो जो मात्रक वहां पर है वही मात्रक यहाँ पर है, इसलिए खंभे की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सीधा खड़ा हुआ एक पेड़ है तो आंधी आने पर टूट जाता है। बहुत से पेड़ आप जानते हैं, कोई पेड़ जड़ से ही पड़ के बाहर हो जाते हैं आंधी आने पर, या कोई पेड़ बीज से भी टूट के गिर जाते हैं। तो एक ऐसा ही पेड़ है जो बीज से टूट के गिर गया है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जब भी पेड़ टूटता है, मान लीजिए ये पूरा पेड़ था, अब ये पेड़ आंधी आने से टूटेगा तो ये वाला मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो अब इस तरीके से आएगा, और ये वाला जो शिखर होगा वो जमीन को छूने लगेगा। तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी किसके साथ, तो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब जो पेड़ की जड़ है की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, यानी 8 मीटर दूरी पर जाकर के पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात, हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, TRE, ये एक रेखा है जो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई को व्यक्त करता है। यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर के चित्र में TRE पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई को दर्शाता, यानी टूटने की पहले की स्थिति को हम यहाँ दर्शा रहे हैं। अब आंधी आती है और आंधी इधर से आई और TR बिंदु से पेड़ टूट जाता है। अभी पेड़ टूटा, जब पेड़ टूटेगा इस तरीके से आकर के जमीन में टच हो जाएगा, स्पर्श करेगा। तो ये जो इतनी लंबाई है TR, जो आपके ऊपर की लंबाई है वो कहाँ पर आ गई, RL के बराबर हो जाएगी। इसीलिए जितनी लंबाई TR की होगी उतनी लंबाई RL, इस पॉइंट का नाम L हमने दिया है। तो हमने लिखा कि उपयुक्त चित्र में TRE पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई को दर्शाता है। R
अब ये जो बिंदु R है, बिंदु से पेड़ टूट जाता है, बिंदु से पेड़ टूटा हुआ है और जमीन को L बिंदु पर स्पर्श करता है, L पर स्पर्श करता है। इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, अब इस प्रकार से देखिए जैसा कि ये ऐसा पूरा खड़ा हुआ था, यहाँ से टूटा, ये तो जमीन है आपकी, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज कौन सा है? R, इसका नाम मैंने E दिया है, इसका नाम L, तो REL। समकोण त्रिभुज REL में अब देखिए E कितना है? 90 अंश का है, सीधा पेड़ खड़ा हुआ है तो 90 अंश ही माना जाएगा। EL जो है, EL देखिए यहाँ बताया गया था ना, पेड़ के पाद बिंदु कौन सा? ये है पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर जमीन कौन छूता है? L पर छूता है। ये क्या है? पाद बिंदु की दूरी कितनी बताई गई? 8 मीटर बताई गई, ठीक है। इसीलिए कोण E जो है वो 90 अंश है, EL की लंबाई है 8 मीटर और बताया गया कोण कितना बनाता है? इसके साथ 30 अंश कोण बनाता है, अर्थात पेड़ है जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है? 30 अंश कोण बना रहा है, इसलिए कोण L कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 अंश हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है टोटल लंबाई, TRE की टोटल लंबाई ज्ञात करना है। तो अब ये तो पेड़ टूट चुका है, दो भाग बन गए, इसके दो टुकड़े बन गए, लेकिन अगर हम दोनों टुकड़े को जोड़ दें तो फिर से हमें पूरी लंबाई प्राप्त हो सकती है। तो इसकी लंबाई अलग नाप लीजिए, आप ज्ञात कर लीजिए, और इसकी लंबाई अलग ज्ञात कर लीजिए। देखिए जो RL है ये TR के बराबर, क्योंकि जो भाग ऊपर खड़ा हुआ तो वही भाग यहाँ गिरा, कोई कमी तो नहीं आई, जितना ऊपर था उतना ही आ गया, और ये भाग तो अभी भी खड़ा हुआ है। तो दोनों भागों को आप अलग अलग लंबाई निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो RE को हमने x मान लिया यहाँ पर और RL को क्या मान लिया? y, और यही अगर ये y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, ठीक है। मात्रक वही रहेगा, क्योंकि मीटर में है तो आप मीटर में ही आंसर अपना देंगे। अब पेड़ की कुल ऊंचाई किसके बराबर है? x + y के बराबर हो जाएगी। देखिए x नीचे वाला भाग है, y ऊपर वाला भाग है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x + y मीटर में आ जाएगा। कोण L, अगर इस कोण L की बात करें तो ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है? RE है, इसलिए RE को हम क्या कहेंगे? लंब कह देंगे। तो कोण L की समभुजा क्या कहलाएगी? RE है, इसे लंब क्या हो गया? RE हो गया। आधार का काम कौन करेगा? L के लिए, कोण L के लिए आधार काम EL करेगा। आधार कौन है? EL है, और क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इसलिए RL क्या कहलाएगा? कर्ण का काम करेगा, ठीक है। हालांकि देखिए हमने समझाने के लिए यहाँ बहुत सी बातें आपको लिख दी हैं, ऐसा जरूर नहीं इतनी ही बातें आपको सॉल्यूशन में लिखनी होती हैं। एग्जाम में समय कम रहता है तो मेन चीजें हम लोग लिखते हैं, सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हम आपको हर एक बिंदु लिख करके स्पष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको समझाना है। तो अब हम देखिए, हम x को भी ज्ञात करना है और y को भी ज्ञात करना है। जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जिस कोण जो हमें कोण ज्ञात था, उस कोण के लिए हमने लंब, आधार और कर्ण पहचान लिया। कर्ण तो सभी के लिए एक ही समान रहता है। इसके बाद हमने कहा कि जो भुजा ज्ञात है और जो भुजा अज्ञात है उनको देखिए और ये पता लगाइए कि कौन सा त्रिकोण मिति अनुपात पर यहाँ प्रयोग किया जाए। तो हमें ज्ञात कौन सी भुजा है? वो ये है आधार, और कौन सी भुजा अज्ञात है? वो है लंब। तो लंब और आधार के बीच में कोई संबंध है? तो लंब और आधार के बीच में दो में संबंध है। देखिए लंब बटे आधार हो जाता है आपका tan थीटा आता है, और अगर हम आधार बटे लंब कर दें cot थीटा आ जाता है। तो चाहे tan थीटा का प्रयोग करें चाहे cot थीटा का प्रयोग करें, जिससे x की जो लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात, अभी y को भी ज्ञात करना है। तो y क्या है? यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है, ये क्या है आपका? आधार का। आधार कर्ण किसमें आता है? आधार बटे कर्ण आता है काश में, और कर्ण बटे आधार किसमें आता है? सेक। इसको y को ज्ञात करने के लिए काश या सेक में से कोई एक प्रयोग कर लेंगे, और x को ज्ञात करने के लिए tan या फिर cot में से किसी एक को प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ tan L, tan का प्रयोग हमने किया है, तो tan L लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है? RE, आधार कौन सी भुजा है? EL। RE बटे EL, और L कितना है? 30 है। tan 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, 1/√3 होता है। RE को हमने x मान लिया और ये है 8 मीटर, तो x/8। अब 8 इधर भाग का काम कर रहा है, उधर जाए गुणा में काम करेगा, तो 1/√3 × 8 का गुणा 1 में हो जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। हर क्योंकि √3 है जो कि अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयीकरण करने के उद्देश्य से हमने इसी √3 से अंश व हर में गुणा कर दिया, और अंश हर में गुणा कर दिया तो 8 गुणा √3 में हो गया। √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो केवल 3 आ जाएगा। 8 √3 = 3 मीटर। इस प्रकार से हमें x की लंबाई ज्ञात होगी।
अब हम y की लंबाई ज्ञात करने के लिए cos का प्रयोग कर रहे हैं। आधार बटे कौन होता है तो cos l बराबर आधार बटे कर्ण, l का मान 30 अंश हो गया। आधार का काम कौन कर रहा है EL और कर्ण का काम कौन कर रहा है RL। EL अपॉन RL cos 30 अंश का मान sin 60 अंश के बराबर होता है। अगर आपको याद है तो sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। याद है कि आपको याद होगा cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है। EL जो है 8 का ये y हो गया। अब आपको क्या करना है तिर्यक गुणा करना, चूंकि हमें y का मान निकालना है। तिर्यक गुणा का मतलब होता है इसके हर का गुणा उसके अंश के साथ और इसके अंश गुणा उसके हर के साथ। अंश का हर और हर का अंश के साथ, तो 2 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा तो 8 × 2 और √3 गुणा y के साथ हो जाएगा √3y हो जाएगा। लेकिन हमें तो y का मान चाहिए, इसलिए √3 को तो आपको फिर से बटे में भेजना पड़ेगा। तो इधर गुणे में है उधर जाएगा बाहर में 8 × 16 तो 16 बटे √3। फिर हर का परिमीकरण करना है तो √3 से अंश बाहर में गुणा कर दिया हमने तो 16 √3 और √3 के गुणा क्या कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आ जाएगा। 16√3/3 मीटर आ जाएगा y की लंबाई आ जाएगी। तो y की लंबाई भी आ गई हमारे पास और x की लंबाई आ गई। हमारा जो पेड़ था वो संपूर्ण पर किसके ऊंचाई के बराबर था x + y के बराबर था। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई x + y मीटर हो जाएगी। x का मान आपको मालूम है 8√3/3, y का मान आपको निकल आया है 16√3/3। अब देखिए दोनों का हल बराबर है 3 और 3, तो केवल अंश को जोड़ लीजिए। यहाँ कितना 8 है, यहाँ कितना 16। अब आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं √3 को भी जोड़ लीजिए तो √3 + √3 से √6 लिखते हैं, नहीं, केवल 8 और 16 जोड़ेंगे आपस में। 8 और 16 जोड़ कितना हो गया 24 और √3 वैसे ही रहेगा 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 3 से भाग कर दिए 24 और 3 × 24 8 √3 मीटर। इस प्रकार से संपूर्ण पेड़ की हमारे पास ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर लिया जाता, आपसे ये पूछ लिया जाता कि टूटने के बाद जमीन पर अभी सीधे खड़े हुए पेड़ की लंबाई कितनी है तो आपको x वाला बता देते आप। या आपसे ये पूछ लिया जाता कि जो पेड़ टूट चुका तो टूटे हुए पेड़ के भाग की लंबाई कितनी है तो आपको y के आंसर बता देंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और उन्नयन गुण क्या है और अवनमन गुण क्या है इनको भी हमने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया। अब शेष क्वेश्चन के लिए आपका एक वीडियो अभी और भी बना दिया जाएगा और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर किसी कोई समस्या आती है नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप में पूछिए, अपने क्वेश्चन को बताइए। एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। धन्यवाद।